जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हम लोग जो घटना चक्र की बुक कर रहे थे, लेखपाल मार्गदर्शिका वर्षनिट प्रश्न कोश। दोस्तों, ये जो यूपी लेखपाल परीक्षा 2026 है, इसके लिए जो है काफी महत्वपूर्ण बुक है ये। और दोस्तों, इसमें जो है हम लोग आज टॉपिक करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान। इसके पहले दोस्तों हमने आपको दो टॉपिक करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो इसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहां जाकर के उनको देख लीजिएगा। तो दोस्तों, इस टॉपिक में कुल 150 प्रश्न दिए हुए हैं और इसको जो है हम दो पार्ट में कराने वाले हैं। आज जो है इसका पहला पार्ट है, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से जो है आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको हमने हाईलाइट किया हुआ है, उनको आप लोग अच्छे से नोट करते चलिएगा और इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष। अब दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को किया गया था इसका आयोजन, ठीक है। और साथियों, जो इस बैठक के दौरान सभा के सबसे जो वरिष्ठ सदस्य होने के नाते जो है इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसको? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और इसके ठीक 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को, कब? तो 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो समिति है प्रारूप समिति थी, ठीक है, जिसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया? तो दोस्तों 29 अगस्त 1947 को किया गया था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इस समिति की जिम्मेदारी संविधान का मसौदा तैयार करना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और इस समिति के अध्यक्ष के अलावा दोस्तों जो है 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे, जिससे यह जो कुल जो है 7 सदस्यीय समिति बनी थी। और दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार किया गया था ये पहला प्रारूप। कब? तो वर्ष दोस्तों 1948 में प्रकाशित किया गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो साथियों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय जो लगा था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान जो है दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। कैसा संविधान है ये? तो ये जो है दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। और भारतीय संविधान को बनकर तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और इस लंबी अवधि के दौरान संविधान सभा के कुल 11 सत्र आयोजित किए गए थे। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया दोस्तों कि कितने सत्र जो है आयोजित किए गए थे। तो कुल जो है 11 सत्र आयोजित किए गए थे और बैठकों का दौर 165 दिनों तक चला। अंततः दोस्तों 26 नवंबर 1949 को यह कार्य पूरा हुआ और संविधान को अंगीकृत किया गया। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और पूरी तरह से दोस्तों लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये आप लोग डेट में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस तिथि को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अभी हमने आपको बताया हुआ है। संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है पूरे होने के 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को आधिकारिक रूप से अंगीकृत, अधिनियमित और दोस्तों आत्मर्पित किया गया। हालांकि जो है संविधान जो है पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जो उपबंध थे 26 नवंबर 1949 को ही तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए थे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि संविधान जो है पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों कुल जो है 15 महिला सदस्य थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो दोस्तों ये जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों जो कैबिनेट मिशन है ये भारत कब आया था?
तो आंसर हो जाएगा 1946 को आया था। भारत में दोस्तों संविधान सभा का जो गठन है ये ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजी गई कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 में दोस्तों भारत आया था, के प्रस्तावों के अधीन किया गया था। और इस मिशन का जो उद्देश्य था भारतीयों को सत्ता सौंपने की प्रक्रिया तथा तय करना और संविधान निर्माण के लिए एक रूपरेखा तैयार करना था। और दोस्तों इस योजना के तहत यह निर्धारित किया गया था कि संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होगा, जहां मोटे तौर पर जो है 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनने का प्रावधान रखा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ये जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के दोस्तों विदेशी स्रोतों में ब्रिटेन का जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। और चूंकि भारत में दोस्तों ब्रिटिश शासन के दौरान भी इसी प्रणाली का क्रमिक विकास हुआ था, इसलिए दोस्तों इसे जो है अपनाना स्वाभाविक था। इसके अलावा दोस्तों जो ब्रिटेन से और क्या क्या अपनाया गया है तो नोट करिएगा, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली और विधि का शासन जैसे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रावधान भी भारतीय संविधान से शामिल किए गए हैं। ठीक है, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है? तो बेटा इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ से जो है दोस्तों मूल अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ये यहाँ से ली गई है। भारतीय संविधान में दोस्तों नागरिकों एवं कुछ मामलों में व्यक्तियों के मूल अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, इसका विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों अमेरिका से और क्या लिया गया है, इसको भी आप लोग नोट करिएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी जो है अमेरिका से लिया गया है। और उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के जो उपबंध हैं ये भी दोस्तों जो है अमेरिका के सिद्धांत से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो बेटा ये जो है आयरलैंड से प्रेरित हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के दोस्तों भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये किस भाग में जो है वर्णित हैं? तो भाग 4 में वर्णित हैं। तो ये आप लोग नोट करिएगा, पहला पॉइंट यहाँ से। ठीक है, और इन सिद्धांतों का उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। दोस्तों जो आयरलैंड के संविधान से और क्या क्या ली गई हैं चीजें, तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन है ये भी जो है आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो व्यवस्था है ये किस देश से ली गई है? बताइए। तो दोस्तों ये जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है समवर्ती सूची? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन में समवर्ती सूची जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यह व्यवस्था दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है ये भी ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। उद्देशिका की भाषा ये इंपॉर्टेंट है, ये साथियों कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है किस देश से ली गई है? तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, भारतीय संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है ये भी जो है वहीं से लिया गया है। और यह प्रावधान संविधान को जीवंत बनाए रखने और उसे जो है कठोरता वाला लचीलेपन का जो मिश्रण प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो बेटा यहाँ पर जो भाग 3 है ये जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है, ध्यान रखिएगा इसको। और दोस्तों भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं बताइए? तो कुल जो है 22 भाग हैं। ठीक है, और इसमें जो भाग 3 है ये नागरिकों एवं कुल मामलों में व्यक्तियों के मूल अधिकारों को समर्पित है। और दोस्तों भाग के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक शामिल है। ये जो भाग 3 है इसमें साथियों जो है आर्टिकल कितने शामिल हैं? तो 12 से लेकर के 35 तक दोस्तों आर्टिकल इसमें शामिल हैं।
ठीक है, जो नागरिकों एवं कुछ मामलों में व्यक्तियों को स्वतंत्रता, समानता और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं ये प्रदान करते हैं। अब दोस्तों भाग 1 की बात की जाए तो भाग 1 में दोस्तों क्या है, इसमें दोस्तों संघ और उसके राज्य क्षेत्र शामिल हैं और इसमें साथियों जो है अनुच्छेद 1 से 4 आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे अगर भाग 2 की, जो भाग 2 है ये दोस्तों नागरिकता इसमें दी गई है और जो नागरिकता की दोस्तों बात की गई है इसमें, और इसमें साथ ही जो आर्टिकल है कितने, तो आर्टिकल 5 से 11 जो है इसमें शामिल है। यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है भाग 1 जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र इसमें आते हैं, इसमें दोस्तों अनुच्छेद जो है 1 से 4 शामिल है। और जो भाग 2 है इसमें साथियों नागरिकता आती है और इसमें जो आर्टिकल है ये 5 से 11 संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के भाग 4 का में किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें दोस्तों जो है मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है, मतलब जो मौलिक कर्तव्य है इनका वर्णन जो है भाग 4 का में किया गया है। और दोस्तों इसके अंतर्गत केवल एक ही आर्टिकल आता है जो कि 51 का है, ठीक है, यही दोस्तों इसमें आता है केवल एक आर्टिकल। दोस्तों मूल कर्तव्य की जो अवधारणा है कहाँ से ली गई है, तो ये साथियों जो है सोवियत संघ से ली गई है। कहाँ से ली गई है, सोवियत संघ से दोस्तों जो है इसकी अवधारणा ली गई है, ठीक है। तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से दोस्तों प्रेरित है और यह भाग मूल संविधान में नहीं था बल्कि इसे बाद में जोड़ा गया था, ठीक है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है, तो आंसर हो जाएगा भाग 9 में दोस्तों जो है पंचायतों का उल्लेख है। किसमें, तो भाग 9 में। स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए संविधान में पंचायतों का प्रावधान है और संविधान का दोस्तों भाग 9 है ये विशेष रूप से पंचायतों से संबंधित है। और इसमें साथियों जो अनुच्छेद 243 कितने, तो 243 से 243 आना तक दोस्तों इसमें शामिल है, ठीक है। और इसके ठीक बाद दोस्तों भाग जो 9 का है इसमें दोस्तों नगर पालिका क्या है, तो नगर पालिका से संबंधित है ये। और इसमें साथियों जो आर्टिकल है कितने आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल दोस्तों 243 ता से जो है 243 या 6 तक दोस्तों इसमें शामिल है। और दोस्तों अगर बात की जाए 9 खा की, जो भाग 9 खा है ये जो है किससे संबंधित है, तो सहकारी क्या है दोस्तों, सहकारी समितियों से संबंधित है ये, ठीक है। और इसमें जो है आर्टिकल कौन कौन से आते हैं, ये 9 खा है दोस्तों। इसमें साथियों जो आर्टिकल हैं ये 243 या जा से जो है या ना दोस्तों आर्टिकल आते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए दिया हुआ है कि जो अनुच्छेद 243 से 243 आड़ा तक के उपबंध शामिल हैं और इसके ठीक बाद जो है भाग 9 का में नगर पालिकाओं अनुच्छेद 243 ता से 243 या 6। और दोस्तों जो भाग 9 खा है इसमें सहकारी समितियों अनुच्छेद 243 या जा से या ना तक का जो है विवरण दिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है संविधान का संशोधन किस भाग और अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आंसर हो जाएगा भाग 20 और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दोस्तों जो संविधान संशोधन है ये आता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। संविधान में बदलाव की शक्ति संसद को दी गई है, किसको दी गई है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो संविधान है इसकी जो बदलाव की शक्ति है किसको दी गई है, संसद को दी गई है। परंतु कुछ संशोधनों के लिए राज्यों के विधानमंडलों की कम से कम आधे द्वारा जो है पुष्टि भी आवश्यक होती है। और यह प्रावधान दोस्तों संविधान के भाग 20 के एकमात्र दोस्तों जो अनुच्छेद है 368 इसके अंतर्गत निहित है। और यह दोस्तों जो प्रक्रिया है कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, इसको आप नोट करिएगा। भाग 20 दोस्तों केवल इसी एक विषय संविधान संशोधन के लिए समर्पित है जो इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। और दोस्तों इसके द्वारा संविधान के किसी भी हिस्से में निर्धारित प्रक्रिया के तहत बदलाव किया जा सकता है लेकिन मूल संरचना को क्षति पहुंचाए बिना, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संघ और राज्यों के बीच संबंध का जो वर्णन है ये किस भाग में है, तो दोस्तों ये जो है किसमें है, भाग 11 में है, ध्यान रखिएगा इसको। तो दोस्तों संविधान का जो भाग 11 है ये संघ और राज्यों के बीच संबंध को परिभाषित करता है और इसमें साथियों जो आर्टिकल हैं आर्टिकल 245 से 263 तक शामिल है, ठीक है। और इस भाग को दोस्तों 2 अध्यायों में बांटा गया है। अध्याय पहले में दोस्तों जो है विधायी संबंधों के लिए और जो अध्याय दूसरा है ये साथियों प्रशासनिक संबंधों के लिए जो है इसमें बात की गई इसके, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग जो है
याद कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो बेटा यहाँ पर जो अनुच्छेद 40 है, ये जो है ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए जो है निर्देशित करता है ये राज्य सरकार को। भारतीय संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का जो है संगठन करने के लिए कदम उठाए गए और दोस्तों उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 का में जो है ये वर्णित है। किसमें वर्णित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 का में जो है ये वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 21 का में दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। और दोस्तों जो प्रावधान है ये जो है बच्चों के शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। यद्यपि अनुच्छेद 45 दोस्तों कौन सा? दोस्तों जो अनुच्छेद 45 है ये जो है 86वां संविधान संशोधन के बाद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का जो है प्रावधान करता है। लेकिन जो 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है ये स्पष्ट रूप से दोस्तों अनुच्छेद 21 का में ही निहित है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा जो आर्टिकल 45 है इसमें क्या बात की गई है? तो इसमें साथियों 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है अनुच्छेद 44 में है। इसमें है साथियों अनुच्छेद 44 में जो है इसकी बात की गई है। ठीक है, दोस्तों अनुच्छेद 44 है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। किसका हिस्सा है दोस्तों ये? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है ये। और इसके अनुसार दोस्तों राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका जो अर्थ है विवाह तलाक और जो उत्तराधिकार जैसे मामलों में सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक ही कानून होना चाहिए, ये जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बेटा इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 61 में किया गया है। और दोस्तों संविधान का जो अनुच्छेद 61 है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करता है। यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो संसद द्वारा इस प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। और यह दोस्तों एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। दोस्तों जो अनुच्छेद 52 है यह केवल यह बताता है कि जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जबकि उसको जो हटाने की विधि है अनुच्छेद 61 में निहित है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो आर्टिकल 52 है ये आप लोग नोट करिएगा। ये क्या बताता है दोस्तों? जो आर्टिकल 52 है यह केवल बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इतनी सिर्फ बात इसमें कही गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 80(1) का के तहत जो है राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामित करता है। दोस्तों अनुच्छेद 80(3) के तहत जो राष्ट्रपति है साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को मनोनीत करता है। दोस्तों क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये जो नियुक्ति है इसका प्रावधान अनुच्छेद 76 में है। इसमें है तो दोस्तों आर्टिकल 76 में जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 76 में दोस्तों भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। दोस्तों महान्यायवादी जो है देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्या होता है दोस्तों? ये जो है देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जो भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। और इनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये दोस्तों जो महान्यायवादी है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करता है। यह पद केंद्र सरकार के कानूनी पक्ष को न्यायालयों में रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और कार्यपालिका का ही एक अंग माना जाता है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है
कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो बेटा ये जो अनुच्छेद 123 है, इसमें दोस्तों राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, में दोस्तों अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति देता है। यदि किसी तत्काल विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति जो है इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों यह अध्यादेश संसद द्वारा पारित कानून के समान ही प्रभाव रखता है, लेकिन जो है इसे संसद के पुनः समवेत होने पर अनुमोदित कराना आवश्यक होता है। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 164(1) में जो है ये वर्णित है। अनुच्छेद 164(1) है, स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है यह राज्यपाल द्वारा की जाएगी, और जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है यह राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। दोस्तों राज्यपाल सामान्यतः विधानसभा में बहुमत दल का नेता जो है को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम सभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये जो है अनुच्छेद 243 का में जो है ग्राम सभा का उल्लेख है। आर्टिकल 243 का में दोस्तों ग्राम सभा का उल्लेख है। ग्राम सभा दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक इकाई है, जिसमें गांव की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। और दोस्तों यह अनुच्छेद ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित करने की बात करता है। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो दोस्तों ये जो है अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। अब आइए देखते हैं। तो दोस्तों जो मूल संविधान में संपत्ति का जो अधिकार एक मौलिक अधिकार था। पहले दोस्तों जो संविधान बना था उस समय साथियों जो संपत्ति का अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार था। ठीक है, लेकिन अब इसे जो है अनुच्छेद 300 का के तहत जो है केवल एक विधिक यानी दोस्तों कानूनी अधिकार बना दिया गया है। दोस्तों इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना जो है उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इस आर्टिकल में जो है ये बात की गई है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भारत के निर्वाचन आयोग के गठन का जो वर्णन है ये किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों जो निर्वाचन आयोग है इसका जो वर्णन है ये अनुच्छेद 324 में है। ये जो दोस्तों अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का जो कार्य है निर्वाचन आयोग में निहित है, और यह आयोग संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव संचालित करता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 324 के माध्यम से एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की है। ये बात इसमें बताई गई है। अगला क्वेश्चन है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो देवनागरी किस अनुच्छेद के तहत घोषित की गई है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग जो है नोट करिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो साथियों जो संघ की जो राजभाषा हिंदी है, जो लिपि देवनागरी है, ये जो है आर्टिकल 343 में जो है घोषित की गई है। और दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 343 में स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि संघ की जो राजभाषा है हिंदी होगी, जो लिपि है ये क्या होगी? देवनागरी लिपि होगी। और इसके साथ ही दोस्तों संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो बेटा जो ये राष्ट्रीय आपात है इसकी घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जाती है। दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। और दोस्तों इस घोषणा के बाद केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ जाती हैं और वह दोस्तों राज्यों को निर्देश दे सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग का जो गठन है यह किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो बेटा जो वित्त आयोग है इसका जो गठन है यह अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है और यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसका दोस्तों जो गठन है
ये राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्षों की समाप्ति पर या राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो उससे पहले भी जो है कर सकता है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर नोट करिएगा कि दोस्तों जो इसका गठन है ये जो है किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, तो हर 5 वर्ष की समाप्ति पर या राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो उससे पहले कर सकता है। ठीक है। और दोस्तों इसका मुख्य कार्य है ये केंद्र और राज्यों के बीच करों यानी जो टैक्स होते हैं इनकी शुद्ध प्राप्ति के विवरण की सिफारिश करना है, इसका मुख्य कार्य। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो दोस्तों ये जो है अनुच्छेद 226 में प्राप्त है। और साथियों जो अनुच्छेद 226 है ये उच्च न्यायालयों को भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य उद्देश्यों के लिए रिट, जैसे दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश आदि जो है जारी करने की शक्ति देता है। दोस्तों जो रिट होते हैं, रिट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यह शक्ति उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त शक्ति से व्यापक है, क्योंकि दोस्तों जो उच्च न्यायालय है ये अन्य प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। और दोस्तों यह जो है व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षक है। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों जो सूची 1 में प्रावधान दिए हुए हैं और एक तरफ सूची 2 में जो है अनुच्छेद दिए हुए हैं, तो इनका जो है सही मिलान करना है। तो आप लोग कोशिश करिएगा सही मिलान करने की। तो यहाँ पर साथियों जो धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का जो प्रतिषेध है ये दोस्तों आर्टिकल 15 में किया गया है। ठीक है। कारखानों में बालकों के नियोजन का दोस्तों कारखानों में बालकों के नियोजन का जो प्रतिषेध है इसकी दोस्तों जो बात है ये जो है आर्टिकल 24 में की गई है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण दोस्तों ये जो है आर्टिकल 22 में है। और अपृष्टता उम्र दोस्तों ये जो है आर्टिकल 17 में है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ए का दोस्तों हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा तीसरा, और जो सी है सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा चौथा। ठीक है। तो ये दोस्तों इसका क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान के किस अनुच्छेद का विषय है? तो ये जो है अनुच्छेद 51 का विषय है। और जो अनुच्छेद 51 है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंतिम अनुच्छेद है और यह राज्य को निर्देश देता है कि वह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखे, अंतरराष्ट्रीय विधि और शांति बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाए और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थों द्वारा निपटाने को प्रोत्साहन दे। और दोस्तों यह जो है अनुच्छेद भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार माना जाता है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 51। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों पहले जो है जब मूल संविधान बना था तो उस समय जो है 8 अनुसूचियां थी, लेकिन साथियों जो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां जो है वर्तमान में है। आइए देखते हैं यहाँ पर। तो भारतीय संविधान दोस्तों लागू होने के समय जो है मूल रूप से इसमें अनुसूचियों की जो संख्या है केवल 8 थी। समय के साथ जो विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से नई अनुसूचियां जोड़ी गई दोस्तों, जिससे जो है संविधान का विस्तार हुआ और वर्तमान समय में जो है भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या बढ़ करके 12 हो गई। कितनी हो गई? तो 12 हो गई। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो दोस्तों जो 11वीं अनुसूची है इसमें जो है पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान दोस्तों 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। किससे है दोस्तों? इसका संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से जो है इसका संबंध है। और ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से इस अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। दोस्तों इसे जो है वर्ष 1992 में, कब दोस्तों? 1992 में जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। ये पॉइंट जो है आप लोग नोट करिएगा, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो दोस्तों प्रस्तावना है इसमें जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये दोस्तों सभी शब्द जो है इसमें जोड़े गए थे।
प्रस्तावना दोस्तों जो है संविधान की कुंजी भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जो प्रस्तावना है इसको जो है संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों अब केवल एक बार संशोधन किया गया है, मतलब अब तक केवल कितनी बार इसमें संशोधन किया गया है प्रस्तावना में? केवल एक बार। और दोस्तों ये जो संशोधन है कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में दोस्तों किया गया था। 42वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों इसमें जो है संशोधन किया गया था। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्ष 1976 में दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसमें जो है संशोधन किया गया था। और दोस्तों इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये दोस्तों 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है किस भाग में वर्णित है? तो दोस्तों इसको जो है हमने आपको शायद दूसरे क्वेश्चन में बताया था कि जो नागरिकता है इस किस भाग में है? तो भाग 2 में है। और दोस्तों भाग 2 है, इसमें कितने से कितने तक आर्टिकल हैं? तो आर्टिकल 5 से 11 तक दोस्तों इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं। और साथियों जो नागरिकता है ये कहाँ के संविधान से प्रेरित है? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से जो है ये प्रेरित है। ठीक है, और दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से जो प्रेरित होकर एक नागरिकता की जो व्याख्या है अपनाई गई है, इसका अर्थ क्या है? जो नागरिकता है इसका अर्थ क्या है? तो भारत का कोई भी नागरिक सिर्फ भारत का नागरिक होता है, किसी विशेष राज्य का नहीं। इसी को जो है नागरिकता कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधि के समक्ष समता का जो विचार है ये बेटा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से जो है, यानी दोस्तों ब्रिटिश है यहाँ के संविधान से विधि के समक्ष समता का जो विचार है लिया गया है। और दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है ये समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें 2 तरह की अवधारणाएं शामिल हैं और इसमें से विधि के समक्ष समता का जो विचार है ब्रिटिश मूल का है। दोस्तों इसका जो अर्थ है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है, चाहे उनका पद या प्रतिष्ठा कुछ भी हो। हालांकि दोस्तों कुछ संवैधानिक प्रतिरक्षाएं अपवाद हैं, जैसे अनुच्छेद 361 भी है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों इसी अनुच्छेद में निहित जो दूसरी अवधारणा है कौन सी है? विधियों का समान संरक्षण। दोस्तों ये जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो विधि के समक्ष समता है ये जो है ब्रिटिश के संविधान से प्रेरित है, और जो ये विधियों का समान संरक्षण है ये साथियों अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, आप लोग दोनों पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और जो भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों एवं कुछ मामलों में व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मूल संविधान में दोस्तों 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत विधिक अधिकार बनाए जाने के बाद जो है वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले कितने अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार दोस्तों मूल संविधान में थे, लेकिन वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ये जो है अनुच्छेद 16 में किया गया है। भारतीय संविधान दोस्तों इसका जो अनुच्छेद 16 है यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में देश के सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। और यह दोस्तों लोकतंत्र में समानता के सिद्धांत को पुष्ट करता है। हालांकि दोस्तों संविधान यह भी स्पष्ट करता है कि जो समानता का अर्थ है यह पूर्णतः एक जैसा व्यवहार नहीं है, बल्कि दोस्तों समान परिस्थितियों में समान व्यवहार है। इसलिए जो है इस अनुच्छेद में कुछ विशिष्ट वर्णों के लिए अपवाद भी शामिल हैं, ताकि दोस्तों सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग जैसे SC ST तथा आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग को मुख्य धारा में लाया जा सके। यह दोस्तों अनुच्छेद जो है सरकारी नौकरियों में भेदभाव को रोकता है और योग्यता व अवसर की निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा अनुच्छेद है जो सरकारी नौकरियों में भेदभाव को रोकता है, दोस्तों अनुच्छेद 16 है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित माना जाता है? तो दोस्तों ये जो है अनुच्छेद 19(1) में, ठीक है, निहित माना जाता है। मतलब 19(1) के का में जो है ये निहित माना जाता है। ठीक है, संविधान में दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता है इसका अलग से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसे दोस्तों अनुच्छेद 1 का मेन वर्णित तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही जो है निहित माना जाता है। इसमें तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
दोस्तों जो लोकतंत्र में प्रेस को चौथा स्तंभ माना जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकतंत्र में दोस्तों चौथा स्तंभ कौन सा माना जाता है, तो प्रेस को माना जाता है। इसलिए दोस्तों न्यायालयों ने जो है व्याख्या के माध्यम से इसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत माना है। इसी अनुच्छेद के तहत दोस्तों न्यायपालिका द्वारा मतदाताओं को सूचना के अधिकार को भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है हिस्सा माना गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी समिति बनाने की जो स्वतंत्रता है ये किस अनुच्छेद में शामिल है? तो बेटा ये जो है अनुच्छेद 19(1) ग में शामिल है। ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 19(1) ग में दोस्तों नागरिकों को संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता देता है और यह प्रावधान लोगों को समान विचारधारा या उद्देश्यों के लिए संगठित होने का अधिकार प्रदान करता है। सहकारी समितियों को इसमें बाद में संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से दोस्तों स्पष्ट रूप में जोड़ा गया, जिससे जो है सहकारिता आंदोलन को बल मिला है। दोस्तों राजनीतिक दल, श्रमिक संघ, क्लब या अन्य संगठन बनाने का जो अधिकार है इसी अनुच्छेद से प्राप्त होता है। दोस्तों यह अधिकार भी निरपेक्ष नहीं है। भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में इस पर युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा, यह प्रावधान किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों ये जो है दोहरे दंड से संरक्षण पर आधारित है। अब दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 20 की। तो दोस्तों जो आर्टिकल 20 है इसके अंतर्गत वर्णित दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक जो है अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब दोस्तों अगर किसी व्यक्ति ने एक बार अपराध किया है तो दोस्तों उसको जो है एक ही बार दंड मिलेगा। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसे दोस्तों कानूनी भाषा में दोहरे दंड से संरक्षण कहा जाता है। दोस्तों इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति पर एक बार मुकदमा चलाया गया है और उसे दोस्तों सजा दी गई है या बरी किया गया है तो उसी अपराध के लिए उस पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यह न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुरूप है और व्यक्ति को बार बार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से बचाता है ये। ठीक है, ये दोस्तों आर्टिकल 20 में कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? तो यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 21 है, ये जो है किसी भी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है। दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है। दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है ये जो है प्राण एवं देह स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कैसे संबंधित है? अनुच्छेद 21 तो प्राण एवं देह स्वतंत्रता से जो है ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत घोषित अधिकारों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों निजता का अधिकार ये शामिल है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार ये भी शामिल है, हड़ताल करने का अधिकार ये दोस्तों इसमें जो है शामिल नहीं है, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार ये भी इसमें शामिल है। तो बेटा पूछा गया है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने जो है अनुच्छेद 21 का विस्तार करते हुए इसमें कई अधिकारों की घोषणा की है, जैसे कि गरिमापूर्ण जीवन हो गया, स्वच्छ पर्यावरण हो गया, जीवन रक्षा, निजता, स्वास्थ्य और निःशुल्क कानूनी सहायता का जो अधिकार है। इसके अलावा दोस्तों त्वरित सुनवाई का अधिकार है, सूचना का अधिकार है और सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध दोस्तों अधिकार भी इसमें शामिल है। किंतु दोस्तों जो हड़ताल करने का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 में शामिल नहीं है। दोस्तों यह अधिकार जो हड़ताल का अधिकार है विशेषतः सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में वैधानिक अधिकार भी नहीं है, यह दोस्तों कानून द्वारा विनियमित प्रतिबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक अभिरक्षा में रखा जा सकता है? तो दोस्तों ये जो 3 माह के लिए जो है अधिकतम अभिरक्षा में रखा जा सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 22 के खंड 4 से 7 निवारक निरोध से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है? दोस्तों अनुच्छेद 22 का खंड जो है 4 से 7। इसके अंतर्गत दोस्तों किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही अपराध रोकने के उद्देश्य से गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को सामान्यतः 3 माह तक की अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है। यदि दोस्तों उसे जो है 3 माह से अधिक समय तक हिरासत में रखना हो
तो एक सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट आवश्यक होती है। निवारक निरोध दंडात्मक नहीं है, बल्कि दोस्तों एहतियाती होता है, जिसका उद्देश्य जो है राष्ट्र की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को प्रतिबंधित किया गया है? तो दोस्तों जो है ये आर्टिकल 23 में जो है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये जो है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो प्रावधान है, इस अनुच्छेद के माध्यम से दोस्तों मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम अर्थात जबरदस्ती काम कराने की जो प्रथा को प्रतिबंधित किया गया है इस आर्टिकल में। ठीक है, और यह दोस्तों जो अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति है जो नागरिक व गैर नागरिक की गरिमा और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, ताकि किसी भी व्यक्ति का जो शारीरिक या आर्थिक शोषण ना हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? तो दोस्तों ये जो है अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है। ठीक है, साथियों जो अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसमें इसकी बात की गई है। वहीं पर दोस्तों जो अनुच्छेद 22 है, इसमें दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। और दोस्तों जो अनुच्छेद 27 है, ये किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो है करों के समुदाय से संबंधित स्वतंत्रता है। और जो अनुच्छेद 30 है, ये अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना तथा उसे संचालित करने का अधिकार है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये 3 अनुच्छेद दिए हुए हैं, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 30, इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये जो अनुच्छेद 32 है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है ये। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। और यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को यह शक्ति देता है कि यदि उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। दोस्तों न्यायालय को इसके तहत रिट जारी करने की शक्ति भी प्राप्त है। ठीक है, तो दोस्तों अनुच्छेद जो 32 है, इसमें दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? हमने आपको बताया था कि दोस्तों 5 प्रकार की रिट जो है ये जारी करता है। और साथियों जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति दी गई है। किसको दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। न्यायालय दोस्तों इस उद्देश्य के लिए कुल 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन कौन से दोस्तों रिट हैं? तो साथियों पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा दोस्तों है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और साथियों 5वां जो है अधिकार परीक्षा। ये साथियों जो रिट हैं ये न्यायिक सक्रियता और भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कवच का कार्य करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों रिट का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत करना। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत करना। दोस्तों यह आदेश न्यायालय द्वारा उस अधिकारी या व्यक्ति को जारी किया जाता है जिसने किसी को बंदी बनाया है। इसका उद्देश्य दोस्तों बंदी बनाए गए व्यक्ति को संबंधित न्यायालयों में उपस्थित कराना है, ताकि न्यायालय उसके बंदी बनाए जाने के कारणों की जो वैधता की जांच कर सके। यदि दोस्तों कारण अवैध पाए जाते हैं तो व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? तो बेटा यहाँ पर जो परमादेश है ये जो है न्यायालय जारी करता है। तो दोस्तों जो परमादेश है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, ये जो है इसका अर्थ होता है। जब कोई सरकारी या सार्वजनिक पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है या करने से इनकार करता है तो दोस्तों न्यायालय जो है परमादेश जो है रिट जारी करता है। ठीक है दोस्तों, इस आदेश के माध्यम से जो है संबंधित पदाधिकारी को
उसके कर्तव्यों के पालन का सख्त निर्देश दिया जाता है ताकि जनता के अधिकारों और प्रशासनिक कार्यों में बाधा ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नहीं, ये गैर वाद योग्य हैं। तो बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सबसे बड़ा जो अंतर है उनकी न्यायिक प्रकृति है। क्या है दोस्तों? उनकी जो न्यायिक प्रकृति है, ये जो है मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच का अंतर है। यहाँ पर दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये गैर वाद योग्य होते हैं। इसका अर्थ है कि इनके उल्लंघन होने पर या इन्हें लागू ना करने पर आप न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं, मतलब न्यायालय नहीं जा सकते हैं दोस्तों। न्यायालय द्वारा इन्हें जो है जबरन लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इनकी जो मान्यता है मुख्य रूप से नैतिक और राजनीतिक होती है। वहीं पर दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं ये दोस्तों इनके लिए जो है हम न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है शिक्षा को प्रोत्साहित किया सकता है। साथियों जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो है प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा, ये किस संशोधन के तहत हुआ है? तो 86वें संशोधन के तहत जो है 2002 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, भारतीय संविधान में दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया था, जिसका नाम है स्वर्ण सिंह समिति। तो दोस्तों इनकी सिफारिशों के आधार पर इन्हें जो है संविधान में शामिल किया गया। और दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, इसने जो है मतलब ये उस समय केवल 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी, लेकिन बाद में और कर्तव्य जोड़ने गए। और दोस्तों इनका जो वर्णन है ये अनुच्छेद 51 का में मिलता है। इसमें मिलता है साथियों आर्टिकल 51 का में मिलता है और भाग 4 का में जो है इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की जो शक्ति है ये किसके पास है? तो बेटा ये जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? तो आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास है। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए दोस्तों एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की जो शक्ति है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) तथा 5वीं अनुसूची के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। दोस्तों ये भी एग्जाम में आ सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 244(1) के तहत। किस अनुसूची के तहत? तो 5वीं अनुसूची के तहत। ठीक है, तो आप यहाँ पर दोनों पॉइंट नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित है। किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। संविधान के जो है अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है और दोस्तों वह इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। यद्यपि दोस्तों भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। कैसी जो प्रणाली अपनाई गई है? दोस्तों जो है संसदीय शासन प्रणाली जो है अपनाई गई है भारत में, जहां वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दोस्तों इसके पास होती हैं। लेकिन दोस्तों जो संवैधानिक रूप से समस्त जो कार्यपालिका जो है कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाती है। दोस्तों वह देश के प्रशासन का संवैधानिक प्रधान होता है। कौन? तो राष्ट्रपति, और तीनों सेनाओं का भी प्रमुख होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की जो शपथ है ये कौन दिलाता है? तो आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है ये जो है राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जो राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेने का जो संवैधानिक प्रावधान है ये राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। यदि दोस्तों मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, ठीक है, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश यह कार्य करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बेटा? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे?
तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ये दोस्तों एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है साथियों, जो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी हैं, ये भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जहां किसी एक अन्य उम्मीदवार ने उनके विरुद्ध चुनाव नहीं लड़ा या नामांकन रद्द हो गया। राष्ट्रपति का जो चुनाव दोस्तों है, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये किस पद्धति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा जो है इसका चुनाव किया जाता है, जिसमें साथियों संसद तथा राज्यों के साथ साथ दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें जो है विधान परिषद के जो सदस्य हैं ये इसमें शामिल नहीं होते हैं। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति दोस्तों इसका जो चुनाव है एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, और राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं एवं पुडुचेरी व दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसमें दोस्तों मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों के सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों ये जो है अनुच्छेद 63 के तहत जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और दोस्तों जो अनुच्छेद 63 है इसके अनुसार भारत दोस्तों एक उपराष्ट्रपति होगा, और यह पद दोस्तों देश का दूसरा सर्वोच्च पद माना जाता है। और दोस्तों जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी आप लोग नोट करिएगा। जो उपराष्ट्रपति है कौन होता है, तो ये जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का जो निर्वहन है ये करता है उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का जो सामान्य कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है, लेकिन वे इससे पूर्व भी राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समानता कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, तो 5 वर्ष का जो है समानता कार्यकाल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो साथियों आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और दोस्तों ये जो है इस पद की गरिमा स्थापित की और वे बाद में दोस्तों भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो साथियों जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे ये जो है बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है ये संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली को जो है भारतीय संविधान में अपनाया गया है। और दोस्तों ये जो है कहां से अपनाया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों जो है अपनाया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों भारतीय संविधान के तहत लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, और दोस्तों इसे जो है वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, वेस्टमिंस्टर मॉडल किसको कहा जाता है। दोस्तों इस व्यवस्था के कारण जो है भारतीय शासन व्यवस्था में संसद का विशेष महत्व है, और इस प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान होता है, जबकि दोस्तों वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के पास होती है, जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के अंग कौन कौन से हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये जो है भारतीय संसद के अंग हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों जो भारतीय संसद है इनके कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, तभी हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यद्यपि दोस्तों जो राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी दोस्तों वह जो है संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि जो है कोई भी विधेयक उसकी स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है, और दोस्तों संविधान के भाग 5 में जो है इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के सत्र बुलाने और सत्रावसान करने का जो अधिकार है किसे है, तो ये जो है राष्ट्रपति को है। दोस्तों संसद के कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्रों का आयोजन आवश्यक है, और संसद के सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को विघटित करने का दोस्तों जो अधिकार है ये राष्ट्रपति को है, जिसका जो उल्लेख दोस्तों है अनुच्छेद 85 में है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। किस आर्टिकल में दोस्तों इसका उल्लेख है, तो अनुच्छेद 85 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अब तक कुल कितनी बार संसद की संयुक्त बैठक आहूत की गई है।
तो दोस्तों अब तक जो है 3 बार संसद की संयुक्त बैठक जो है आहूत की गई है। जब मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में जो है गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष जो स्पीकर की जो अध्यक्षता में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अब तक दोस्तों कुल 3 बार जो है संसद की संयुक्त बैठक आहूत की गई है और यह एक विशेष विधायी प्रक्रिया है जिसका उपयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाता है। तो बेटा इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। और दोस्तों राज्यसभा संसद का जो है उच्च सदन है जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही दोस्तों 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं और राज्यसभा की संरचना का उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 में किया गया है और इसमें जो सदस्यों की अधिकतम संख्या और उनके निर्वाचन की जो पद्धति है निर्धारित की गई है। और दोस्तों जो राज्यसभा है ये जो है एक स्थायी सदन है, इसे जो है विघटित नहीं किया जा सकता। अब आप लोग इसको कैसे याद कर रखेंगे, देखिए तो दोस्तों जो राज्य है, राज्य क्या होता है, स्थिर होता है, मतलब स्थायी सदन हो गया। जो लोग हैं दोस्तों, लोग क्या होते हैं, इधर उधर टहलते रहते हैं, मतलब साथियों जो लोग हैं, मतलब लोग मतलब लोग, ठीक है। तो जो लोग हैं ये जो है स्थिर नहीं रहते हैं, इसलिए साथियों जो लोकसभा है ये अस्थायी सदन है, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो दोस्तों ये जो है 530 + 20 निर्धारित की गई है, ठीक है। लोकसभा तो दोस्तों जनता का सदन है और इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा दोस्तों इसके जो अधिकतम सदस्य संख्या है कितनी है, 530 + 20 जो है निर्धारित की गई है। यहाँ पर दोस्तों 530 जो है सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जा सकते हैं। दोस्तों लोकसभा की जो संरचना का उल्लेख है अनुच्छेद 81 में किया गया है। किसमें किया गया है साथियों? अनुच्छेद 81 में लोकसभा का जो है उल्लेख किया गया है और यह दोस्तों संसद का निम्न सदन है, भी हमने आपको बताया था। साथियों अब यहाँ पर कैसे याद रखेंगे कि निम्न कौन सा है उच्च कौन सा है? तो देखिए साथियों जो लोग मतलब जो लोग हैं, लोग जो है राज्य से क्या है, नीचे है कि ऊंचे हैं? नीचे है, मतलब लोकसभा जो है निम्न सदन हो गया। और दोस्तों जो राज्य है, राज्य जो है लोगों से बड़ा है, ठीक है, तो राज्य क्या हो गया, उच्च सदन हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मंत्रिपरिषद इसी के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, इसके प्रति, लोकसभा के प्रति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 30 वर्ष है। राज्यसभा दोस्तों सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, जबकि जो दोस्तों लोकसभा है इसकी जो न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष है। तो तथा दोस्तों राष्ट्रपति है इसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। लोकसभा कितनी है, 25 वर्ष है। राज्यसभा की दोस्तों 30 वर्ष है। जो राष्ट्रपति है इसकी न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष है, ठीक है, सदस्य बनने की। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली में जो है कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों ये जो है विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय प्रणाली में दोस्तों कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ये जो है आर्टिकल 124 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 124 में भारत के उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना और गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। जब दोस्तों संविधान लागू हुआ था तब प्रारंभ में जो है उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे, ठीक है। कितने न्यायाधीश होते थे? तो तब दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 7 जो है अन्य न्यायाधीश होते थे। वर्तमान समय की दोस्तों बात करें तो इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश का जो है प्रावधान किया गया है। दोस्तों इसका मुख्यालय है ये जो है देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों वर्तमान में जो है कितने न्यायाधीश का जो है प्रावधान है? तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों का जो है प्रावधान है इसमें, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है कितनी निर्धारित की गई है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की जो आयु है ये जो है 65 वर्ष जो है आयोजित की गई है। कितने वर्ष? 65 वर्ष। साथियों जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल के संदर्भ में संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु है 65 वर्ष होगी
और इस आयु की दोस्तों सीमा तक वे अपने पद पर बने रह सकते हैं, बशर्ते उन्हें इससे पहले किसी संवैधानिक प्रक्रिया जैसे कि महाभियोग द्वारा हटाया न जाए। दोस्तों महाभियोग की जो प्रक्रिया है संसद के सदस्यों लोकसभा में कम से कम 100 या राज्यसभा में दोस्तों कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षरित नोटिस द्वारा शुरू होती है। दोस्तों इसके द्वारा जो है ये साबित कदाचार या असमर्थता के आरोप लगाने पर ही शुरू की जा सकती है, जिसके पारित होने पर दोस्तों उन्हें जो है पद त्याग करना पड़ता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि अब तक सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी पीठ किस मामले की सुनवाई हेतु गठित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस। दोस्तों जो भारतीय न्यायिक इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ का जो गठन है ये केशवानंद भारती केस की सुनवाई के लिए किया गया था। और इस दोस्तों ऐतिहासिक मामले में कुल 13 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी। कितने न्यायाधीश? दोस्तों कुल 13 न्यायाधीशों की जो है इसमें पीठ बैठी थी। और यह मामला दोस्तों भारतीय संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है यहाँ पर जो है न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दोस्तों जो न्यायाधीशों की संख्या है अन्य सभी उच्च न्यायालयों की तुलना में सर्वाधिक है। और उच्च न्यायालयों के गठन दोस्तों क्षेत्राधिकार और शक्तियों के बारे में विस्तृत जो प्रावधान है संविधान के भाग 6 में, किसमें दोस्तों भाग 6 के अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 214 से 231 में दिए गए हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये किस आर्टिकल में दिए गए हैं दोस्तों? आर्टिकल 214 से 231 में दिए गए हैं। और किस भाग में? तो भाग 6 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किस जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के किसी जज को जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? दोस्तों 5 वर्ष की जो सेवा है यह आवश्यक होती है। सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों जो न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम आधारित सिफारिशों के अनुसार की जाती है। किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? ये जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, न्यायाधीश दोस्तों पद पर नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति तभी अर्जित होगा जब वह भारत का नागरिक हो और किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। ये दोस्तों कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों के अधिवक्ता रहा हो तथा राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी दोस्तों जो कैग है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति दोस्तों जो है इसकी नियुक्ति करता है। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है, ये इनकी नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 148 में कहा गया है। और इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और दोस्तों इसका जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक सीमित होती है। दोस्तों इन्हें जो है मिलने वाला वेतन भत्ता तथा पेंशन जो है भारत की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। तो साथियों पॉइंट जो है आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डैश को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। दोस्तों जो राज्यपाल है इसको जो है विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा का सत्र आहूत, सत्रावसान और विघटन करने की दोस्तों जो शक्ति है ये राज्यपाल में निहित है। ये साथियों किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 174 में है। किसी भी सत्र की जो अंतिम बैठक और आगामी सत्र की जो प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक का दोस्तों अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? तो दोस्तों अनुच्छेद 153 के अनुसार जो है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और साथियों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 153 है यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और यह अनुच्छेद राज्य स्तर पर कार्यपालिका के गठन की आधारशिला रखता है। हालांकि दोस्तों बाद में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसमें एक लचीलापन जोड़ा गया जिसके तहत किसी एक ही व्यक्ति को
दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ये दोस्तों किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत जो है ये बात जोड़ी गई थी। ठीक है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और कार्यपालिका का प्रधान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये पॉइंट आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की जो शपथ है ये कौन दिलाता है? तो आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को गोपनीयता की शपथ जो है दिलाता है। ठीक है, यद्यप दोस्तों जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन जब वे अपना पद ग्रहण करते हैं तो उन्हें दोस्तों शपथ जो है दिलाने का जो कार्य है ये संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। और यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो दोस्तों उच्च न्यायालय के वरिष्ठ जो न्यायाधीश उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराते हैं। और दोस्तों जो राज्यपाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो यहाँ पर बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू दोस्तों जो है ये स्वतंत्र भारत में जो है किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट आप लोग और याद करिएगा कि दोस्तों जो सरोजिनी नायडू थी ये जो है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी और इन्होंने जो है वर्ष 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष दोस्तों कांग्रेस की कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। इन्होंने दोस्तों किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब किया था? तो 1925 में किया था। ठीक है, तो दोस्तों सारे पॉइंट जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको 80 क्वेश्चन करा दिए, आप लोग जो है इनको अच्छे से देखिएगा। बाकी के दोस्तों जो 70 क्वेश्चन है उनको जो है हम अगले पार्ट में कराएंगे। तो दोस्तों अगला जो पार्ट है वो आपको कल मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। साथियों अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जैसे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग जो है किस डिस्ट्रिक्ट से जो है इस क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।